मित्रों, शिक्षा नीति के संदर्भ में जैसा कि विविध जो सोशल साइट्स हैं इस पे जिस तरह के कमेंट्स चल रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, उन बातों को यदि आप ध्यान से देखें और सुने तो उसमें दो बातें निकल कर बड़ी स्पष्ट तरीके से आ रही हैं। एक 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 जो बात जो इसमें देखने को मिल रही है वो ऐसे लोगों का समूह है जो इस शिक्षा नीति के विषय में एक एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, एक निरक्षीर विवेक दृष्टि को अपना रहे हैं, और एक व्यक्तियों का समूह है जो कि बिना किसी तर्क के, बिना किसी समझ के, केवल और केवल पूर्वाग्रह के आधार पर इस शिक्षा नीति की आलोचना कर रहा है। मैं अपने पूरे इस विमर्श के दरमियान जो है उन बातों को, उन तथ्यों को आपके सामने रखूंगा कि कैसे एक पूरा का पूरा एक नेक्सस है, एक समूह है जो इस शिक्षा नीति के खिलाफ ऐसी प्रचार दुष्प्रचार को कर रहा है कि ये शिक्षा नीति आने के बाद पता नहीं भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है वह पूरी तरह से एक पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगी, या पूरी तरह से इसमें जो है एक इसका जो है सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा, एक केंद्रीकृत व्यवस्था हो जाएगी। तो इन सब विषयों को आज के मैं विमर्श में रखूंगा, आपके साथ इस पे चर्चा करूंगा और एक दृष्टि बनाने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये जो भारतीय जो ये शिक्षा नीति जो आज जारी हुई है, ये बहुत समय के पश्चात एक बहुत बहुप्रतीक्षित इस शिक्षा नीति के संदर्भ में कहा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान सरकार जब आई तो 2015 से इस विषय पे चर्चा शुरू हो गई थी, और 2015 से शुरू होते होते इस पे काम होते होते आज जाके 2020 में 29 जुलाई को जो है ये शिक्षा नीति राष्ट्र के सामने आया, राष्ट्र को ये प्राप्त हुआ। तो एक बहुत ही लंबा इस पे जो है एक काल व्यतीत हुआ इस शिक्षा नीति को बनने में, इस शिक्षा नीति को समाज के सामने आने में। लेकिन इस शिक्षा नीति के बनने में एक समय का तो निश्चित रूप से एक बड़ा कालखंड इसमें व्यतीत हुआ, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। वो देर आए दुरुस्त आए कहीं ना कहीं इस शिक्षा नीति के साथ जो पूरी तरह से ध्वनित हो रही है, पूरी तरह से इसमें दृष्टिगोचर हो रही है कि यह जो शिक्षा नीति जो आई है वह देर से आई है, लेकिन इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे काम की बातें हैं जो कि हम कह सकते हैं कि भारत के लिए, जो भारतीय शिक्षा की हम जो बात करते थे, जैसा कि मेरा आज का विषय भी है कि भारत के लिए भारतीय शिक्षा, तो ये जो भारत के लिए भारतीय शिक्षा की जो एक संकल्पना थी कि अभी तक जो हम जिस शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, या जिस शिक्षा व्यवस्था में हम लोग पढ़ रहे थे, या हम उस शिक्षा व्यवस्था में बढ़ रहे थे, तो उस शिक्षा व्यवस्था पे कहीं ना कहीं वो मैकालियन शिक्षा व्यवस्था की पूरी की पूरी एक छाप थी और उस शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव था। लेकिन पहली बार जो उस मैकालीय शिक्षा व्यवस्था जो 1835 से हमारे देश पर एक नासूर की तरह जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में घुसी हुई थी, उस नासूर को जो है ख़त्म करने के दिशा में, उसको जो है उस घाव को, उस व्रण को एक सही तरीके से ट्रीटमेंट करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम इसको हम कह सकते हैं कि ये जो शिक्षा नीति है ये वो उस मैकालियन शिक्षा व्यवस्था जिससे एक पूरी की पूरी कहिए तो हमारी एक सदी जो है भारत की जो है उस गुलामी की मानसिकता के साथ और उस गुलामी की मानसिकता में बढ़ी है, तो उसको काफ़ी जो है हद तक दूर करने की, उसको काफ़ी हद तक उसको ट्रीटमेंट करने की जो है इसमें पूरी व्यवस्था की गई है। ये जो अभी जो विमर्श मैं प्रस्तुत करूंगा, आपको मैं बता दूं कि अभी जो शिक्षा नीति का एक प्रारंभिक, उसको जो है कहिए कि ड्राफ्ट तो नहीं कहेंगे, उसका जो एक रिपोर्ट, जो उसके हाईलाइटेड जो बिंदु हैं वही हमारे सामने अभी पब्लिक डोमेन में आया है, जो कि 60 से 70 पेज का है। और कहा जाता है कि जो पूरी नीति है, जो पूरा एजुकेशन पॉलिसी से संदर्भित
जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो करीब 700 पेज का है। तो वो तो जब अभी पब्लिक डोमेन में जब वो बातें आ जाएंगी तब उस पर एक विमर्श होगा। लेकिन अभी जो हमारे पास जो हाईलाइटेड बिंदु हैं उसके, जो 60 से 70 पेज का जो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर जो आज मैं आप लोगों के सामने विमर्श रखूंगा। उससे पहले 2019 में कस्तूरी रंगन समिति के जो एक ड्राफ्ट के आधार पर जो एक ड्राफ्ट आया था, उस ड्राफ्ट के आधार पर भी जो जो उस समय जो एक पूरा व्यापक विमर्श हुआ था पूरे देश में, जिसमें सरकार ने जो है विविध शिक्षाविदों से उनके परामर्श को भी आमंत्रित किया था और करीब 2 महीने का समय दिया गया था, जिसपे पूरे भारत के समस्त शिक्षा से जुड़े हुए तमाम संगठनों ने, शिक्षाविदों ने और शिक्षा से जिनको भी सरोकार है उन सभी लोगों ने इस पे अपनी व्यापक उस पे अपने राय को रखा था और उन सभी रायों को समाविष्ट करके एक व्यापक डॉक्यूमेंट के रूप में ये हमारे सामने उपस्थित हुआ है। मित्रों, जो है इस बात को कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि पहली बार भारत की जो भारतीय शिक्षा नीति का जो डॉक्यूमेंट जो बना है उस पे इतने व्यापक स्तर पर काम हुआ है कि जिला से प्रखंड तक स्तर के लोगों तक जो है उनके भी रायों को, उनके भी सुझावों को इसमें शामिल किया गया। तो एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज हुआ है, एक बहुत बड़ी जो है इस पे एक मेहनत किया गया है इस शिक्षा नीति को बनने में। तो जैसा कि इसका प्रभाव, इसका जो स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है, उसमें देखकर लग रहा है कि नहीं, इसमें तमाम उन सभी बिंदुओं को जिनको एक शिक्षाविद होने के नाते, एक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के नाते जिन सरोकारों से हम दो चार होते रहे हैं, उन सरोकारों को इसमें स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर इस विमर्श को आप सभी को सुनना इसलिए भी आवश्यक है कि इसमें विविध प्रकार के इस ग्रुप में भी जो है अलग अलग समझ के लोग होंगे जो कि इस विषय पे चर्चा इस समय फेसबुक के माध्यम से भी सुन रहे होंगे और उनके मन में भी ये कहीं ना कहीं धारणा बन रही होगी कि आखिर ये शिक्षा नीति क्या वाकई में मतलब जैसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं, कुछ लोगों ने कहा है कि बस केवल नाम बदला है और कुछ नहीं है, तो क्या वाकई में ऐसा है कि इसमें कुछ है भी। तो मैं यहाँ पर एक बात से जो अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगा कि शिक्षा के संदर्भ में जो एक यूनेस्को की अवधारणा है कि शिक्षा कैसी हो तो जो संस्कृति को संरक्षण करे और प्रगति को धारण करे। तो संस्कृति और प्रगति का जो एक समन्वय है वो कहीं ना कहीं कैसे एक शिक्षा के माध्यम से उसको संचालित किया जाए, वो आज के इस शिक्षा नीति में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। एक इस विमर्श को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अभी जो कोविड के समय में जो पैंडेमिक स्थिति, जो एक संकट का दौर गुजर रहा है अभी वर्तमान में, और जिस इस काल में जब हमने देखा कि कैसे लोग रोजगार के लिए भी परेशान हो रहे हैं और रोजगार पे लेकर जो है काफ़ी इस पे बातें हुई, कुछ लोगों ने बहुत इस पे हाय तौबा भी मचाया, तो उसमें कहीं ना कहीं रोजगार को लेके सच्चाई भी है कि आज हमारे यहाँ देश में बेरोजगारी है। लेकिन बेरोजगारी क्यों है, इस विषय पे अगर हम बात करने के लिए आगे बढ़ें कि क्यों बेरोजगारी है, तो जो आज वामपंथी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो आज देश के सामने ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि राष्ट्र के सामने सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो वो इसका जवाब नहीं देंगे कि जो है बेरोजगारी क्यों है। देखिए, हमारे देश में जो बेरोजगारी का जो हमें एक दृश्य देखने को मिल रहा है, जो स्थिति देखने को मिल रहा है, इसके पीछे जो हमारी उसका जो मूल कारण है उसको हम कह सकते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था। हमारी शिक्षा व्यवस्था, मैंने पहले ही कहा कि मैकालियन शिक्षा व्यवस्था। देखिए, मैकालियन शिक्षा व्यवस्था आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अक्सर शिक्षाविदों के माध्यम से आपने सुना होगा कि आलोचना के रूप में हम मैकाले शिक्षा की बात करते हैं। ये खैर दुर्भाग्य रहा कि हम 70 साल जो है आज़ादी के बाद भी हम उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाए। तो इसमें किसकी कमी है, किसकी गलती है, ये तो खैर एक विमर्श का विषय है कि जब 70 साल भारत में जब भारतीयों का शासन रहा तो क्यों एक
औपनिवेशिक समझ के आधार पर बनाई गई शिक्षा नीति को भारत ढो रहा था, उसको जो है कैरी कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं हम सबको सोचने का, हमें इस पर विचार करने का विषय है। लेकिन जब मैकालियन शिक्षा व्यवस्था की जब हम आलोचना करते हैं तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि उस मैकालियन शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या था। देखिए, उस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य था बाबू बनाना, जो ऐसे बाबुओं का निर्माण करना जो शरीर से तो भारतीय दिखे, मतलब चमड़ी में तो भारतीय दिखे, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति, उनकी जो सोचने की शक्ति है, उनकी समझने की शक्ति है, वो पूरी तरीके से या तो उसको शून्य कर दिया जाए और उन्हें जिस तरीके के कमांड मिले उस कमांड को वो फॉलो करें। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के कमांड को फॉलो करने वाले ऐसे लोगों के समूह को तैयार करना, ये जो मैकालियन शिक्षा व्यवस्था थी उसका उद्देश्य था। और कहीं ना कहीं हमारे उस मैकालियन शिक्षा व्यवस्था का जो ये एक जो उसकी अवधारणा थी, जो उसका उद्देश्य था, वो आज 70 साल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलता है। और इसीलिए हमारे यहाँ स्नातक करने के बाद भी जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे युवा हैं, वो स्नातक करने के बाद भी उनके पास जो है, यदि कोई सरकारी अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलता तो वो किसी काम के नहीं होते। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ये तो स्पष्ट है कि सभी को जो है सरकारी नौकरी जो है देना संभव ही नहीं। तो अगर हम ये माने कि जो है 20 करोड़ अगर हमारे देश में युवाओं की आबादी अगर है, तो उस आबादी को सबको जो है रोजगार देना, वो भी सरकारी नौकरी, तो ये एक मतलब ये संभव नहीं है। तो इस तरह की जो है संकल्पना को लेकर, और यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था यदि केवल और केवल रोजगार के नाम पर केवल और केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित, यानी कि हम केवल और केवल ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो केवल और केवल उनके पास और किसी प्रकार का न कोई कौशल है, न कोई हुनर है, न उनके पास कोई क्षमता है, न कोई योग्यता है, वह केवल और केवल उनके पास सूचना है और उन सूचनाओं के आधार पर वह किसी न किसी परीक्षा को पास कर सकते हैं और उन परीक्षाओं के आधार पर पुनः जो है वह किसी क्लर्क से लेकर ऐसे जो है किसी ऑफिस में वह काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, आप में से यहाँ पर तमाम जो युवा हैं वो अपने स्वयं से इस प्रश्न को पूछ सकते हैं कि जो हमने ग्रेजुएशन तक हमने पढ़ाई की, उस पढ़ाई के आधार पर हमारे अंदर कौन से एक गुण का विकास हुआ। क्या हम एक अच्छे इंसान बन गए, या हमने क्या इस समाज को देने लायक कुछ हमने कंट्रीब्यूशन करने लायक हमने अपने अंदर कोई योग्यता धारण कर ली। तो आपको जवाब जो है उसमें बहुत ही निराशाजनक मिलेगा कि इन दोनों पैमानों पर यदि आप स्वयं को यदि इस अगर विश्लेषण करें, अपना स्वयं इस पे जो है मूल्यांकन करें, तो आपको पता पड़ेगा कि जिस शिक्षा व्यवस्था से आप निकल कर आए हो, इन दोनों गुणों के विकास में, यानी कि एक ऐसे इंसान के निर्माण में, एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में, और न ही एक हुनरमंद व्यक्ति के निर्माण में, जिसका एक रोल हो सकता है समाज में, एक ऐसी भूमिका हो सकती है कि जो समाज को कुछ दे सके और उसके साथ साथ अपने लिए भी न केवल आजीविका के लिए बल्कि इस समाज के लिए भी अपना योगदान दे सके। तो इन दोनों पैरामीटर पर जब हम व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि इन दोनों पैरामीटर्स पे जो है हमें निराशा हाथ लगती है। तो ये जो निराशा हाथ आ रही है, इस निराशा का कारण क्या है, यदि इस पे अगर आप विचार करें तो आप पाएंगे कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का देन है। दोस्तों, आप सबने 10वीं तक की यहाँ पर जो भी श्रोता के रूप में हैं, मैं ये मान रहा हूँ कि सब 10वीं कक्षा के ऊपर ही होंगे। शायद हो सकता है कुछ ग्रेजुएशन में हो, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, कुछ शोध के छात्र हों, लेकिन 10वीं तक की पढ़ाई जो है आप सबने जो है किया है। अब मेरा एक प्रश्न ये है कि 10वीं तक की जो आपने पढ़ाई की है, क्या उस पढ़ाई का जो है आपके जीवन में, क्या आज आप जो है लॉकडाउन में अपने घर में हैं, उस 10वीं तक की पढ़ाई का आपके जीवन में क्या उपयोगिता है? तो अगर आज के समय 10 कक्षा तक आपने पढ़ाई कर लिया और उसके बाद भी
यदि आपके पास जो है किसी प्रकार के गुण का विकास नहीं हुआ, तो ये अपने आप में एक प्रकार का जो है एक चिंतनीय प्रश्न है, एक चिंतन योग्य प्रश्न है, एक विचारणीय प्रश्न है कि आखिर क्यों जो आपने 10 साल मतलब प्रथम से लेके जो है पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक, उसमें भी आपने बोर्ड का एग्जाम दिया, और उसके बाद इस तमाम जो है मेहनत के बाद आपने आखिर हासिल क्या किया। तो ये जब आप प्रश्न अपने से पूछेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा, और उसके आधार पर जब आप नई शिक्षा नीति 2020 का मूल्यांकन करेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि क्यों ये शिक्षा नीति जो है यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है, यह आज के समाज के लिए महत्वपूर्ण है, यह आज के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने पूर्व में ही कहा कि केवल और केवल सरकारी नौकरी की हम जो बात करते हैं, केवल और केवल सबको सरकारी नौकरी देना, ये किसी भी काल में किसी भी समाज में संभव नहीं हो सकता। तो सरकारी नौकरी आधारित यदि हम शिक्षा व्यवस्था, अच्छा, लेकिन आज जो लोग हैं वो इस पे आगे विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था हुई है वो इसी तरीके से हुई है। तो मेरा जो यहाँ पर प्रश्न जो मैंने उठाया था, वो प्रश्न अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है कि आखिर यदि शिक्षा व्यवस्था, यदि आपको केवल और केवल एक बाबू लेवल की नौकरी के लिए ही तैयारी कराना है, तो फिर इस शिक्षा पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगने चाहिए। इस शिक्षा की पुनः से जो है मूल्यांकन होनी चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों पर आज के जो वर्तमान जो वैश्विक एक समाज है, उस समाज के साथ जो है भारत के युवा किस तरीके से उसके साथ दो चार कर सके, उसके साथ जो है कदम ताल मिला सकें, तो उन तमाम विमर्शों को कहीं ना कहीं इस शिक्षा नीति में उन प्रश्नों को स्थान दिया गया है। मैं इस शिक्षा नीति के संदर्भ में, वैसे आप सब लोगों ने पिछले 2 दिन में जो है इस शिक्षा नीति के मुख्य बिंदुओं को आप सब लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, लेकिन फिर भी कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक है। कुछ बिंदु तो ऐसे हैं जिन बिंदुओं पर आज के कुछ बुद्धिजीवी लगातार विधवा प्रलाप कर रहे हैं, जिस पे लगातार वो अपना सिर फोड़ रहे हैं। उनमें से एक प्रश्न है जो कि प्रारंभिक जो शिक्षा है, उस प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में जो करने का प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। इस विषय पे कई सारे शिक्षाविद जो है वो लगातार इस पे प्रश्न उठा रहे हैं, और कई सारे जो अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी के माध्यम से जो शिक्षा जिन्होंने हासिल की है, या जो अंग्रेजी भाषा को ही सीखने के लिए, या जो अंग्रेजी को ही जो है ज्ञान का केवल माध्यम मानते थे, या जो ये मानते थे कि अंग्रेजी में ही जो है ज्ञान है, उससे इतर ज्ञान नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ऐसे लोग निश्चित रूप से आज वो प्रलाप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं कि कैसे जो है प्रारंभिक शिक्षा को यहाँ पर जो है मातृभाषा में, या फिर जो है जो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें करने का प्रावधान कर दिया गया। देखिए, गांधी जी से लेके तमाम जो शिक्षाविद, चाहे अरविंदो हों, उन सब ने जो है प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में करने की अनुशंसा की। इस चीज को उन्होंने महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा है, उस बुनियादी शिक्षा की जो मूल अवधारणा रही है, उस अवधारणा में भी प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में करने कराने की बात कही गई है। और मैं ऐसे बहुत सारे अपने वामपंथी शिक्षाविदों को, मित्रों को जानता हूं, जो कि अपने बहुत सारे व्याख्यानों में इससे पूर्व मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को कराने की पुरजोर वकालत करते थे। और वो लोग भी आज जब इस शिक्षा नीति में इस बात की स्पष्ट घोषणा हो गई कि प्रारंभिक शिक्षा को हम मातृभाषा में कराएंगे या अपनी भारतीय भाषा में जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उसमें कराएंगे, तो वो आज अपना सिर पीट रहे हैं, वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार की एक हिपोक्रेसी हुई कि पहले जब जो आप लोग इस मातृभाषा की में शिक्षा देने की जो आप वकालत कर रहे थे, आज वही जब ये बात
बात जो है इस शासन ने जब शिक्षा नीति में लेकर जब आया तो आप उसकी आलोचना कर रहे हो। तो खैर कुछ लोग होते हैं जिनका 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 चरित्र ही होता है कि वह केवल और केवल आलोचना कर सकें, जो केवल और केवल रो सकें, या केवल और केवल उसमें जो है दुराग्रह पूर्वक जो है उसमें जो है छिद्रान्वेषण कर सकें। तो ये हमारे कुछ वामपंथी जो बुद्धिजीवी हैं उनकी एक समस्या रही है, और इससे जो है हमें न घबराना चाहिए, न इस पे जो है बहुत ध्यान भी देना चाहिए, लेकिन फिर भी एक समझ हम सबको विकसित जरूर कर लेना चाहिए कि आखिर ये जो इस तरह के लोग हैं ये केवल और केवल आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं, वो कितने ज़्यादा गैर वाजिब हैं आज के समाज में। तो मैंने पहले ही कहा कि महात्मा गांधी से लेकर तमाम आधुनिक जो शिक्षाविद हुए, ये आज के समय में मनोविज्ञान के क्षेत्र में जितने शोध हुए वो ये कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा जो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे उचित समय है, उस समय की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, वो उसकी जो है क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। और उस चीज़ को जो है जब आज की यह शिक्षा नीति उसको लागू करने की बात कर रही है तो यह निश्चय ही एक प्रशंसनीय पहल है, ये निश्चय ही जो है एक स्वागत योग्य पहल है, और इसकी जितनी प्रशंसा की जा सकती है उतनी प्रशंसा कम है। तो ये जो आज ये नई शिक्षा नीति 2020 है, इसका जो सबसे मुख्य जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो परिवर्तन पूर्व की शिक्षा में देखने को मिला वो है कि प्रारंभिक शिक्षा को इन्होंने मातृभाषा में करने की बात की, उसको जो है अपने क्षेत्र की भाषा में, जिसमें बच्चा जो है विकास को प्राप्त कर रहा है, तो उसमें जब उसमें जो उसका जो सीखना होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। अब इसमें एक और बात जो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि पहले जो 10+2 का जो फॉर्मेट हमारे देश में लागू था उसको बदल दिया गया है, और आज के समय में जो नया फॉर्मेट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है वो है 5+3+3+4 का। ये जो फॉर्मेट है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्यों महत्वपूर्ण है, ये कॉम्बिनेशन आखिर क्यों आवश्यक है, इसकी विशेषता क्या है, इस बात को भी थोड़ा यहाँ पे समझना आवश्यक है। देखिए, इससे पहले, आज से पहले जो प्री प्राइमरी एजुकेशन थी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है उसको रिकॉग्निशन जो है औपचारिक शिक्षा के उसमें नहीं प्राप्त था, वह एक अनौपचारिक शिक्षा था, जिसमें जो प्राइवेट स्कूल थे, जो बड़े बड़े जो एक तरह से कॉन्वेंट स्कूल थे, तो वो LKG UKG करके प्री प्राइमरी जो है वो लोग अपने बच्चों को जो है शिक्षा देते थे। लेकिन जो सामान्य आम जन थे उनके लिए जो है शिक्षा की एक जो व्यवस्था थी, जो बाद में जो है लागू भी किया गया, वो है आंगनबाड़ी के रूप में। लेकिन अब जो ये आंगनबाड़ी, लेकिन ये एक अनौपचारिक व्यवस्था थी, लेकिन इस शिक्षा नीति ने जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम था उसको अब पूरी तरह से एक औपचारिक शिक्षा के रूप में स्थान दिया है। और अब जो 5 साल का, जिसको इसमें नाम दिया गया है, ये फाउंडेशन इसको जो है पीरियड कहा गया है, ये जो है एक तरह से बालक के आधार को मजबूत करने वाला जो काल है, इसके रूप में इसको मान्यता दिया गया है, ये नाम दिया गया है। तो ये जो नाम है ये पूरी तरह से इस पीरियड को जस्टिफाई कर रहा है। इसमें 3 साल जो है, ये 3 से, यानी कि बच्चा 3 से लेके 6 साल तक जो ये काल रहेगा, यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यह भी आज की शिक्षा नीति ने इसको भी एक औपचारिक शिक्षा के रूप में मान्यता दिया है। ये काम किया है राष्ट्रीय शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। तो ये बहुत ही एक बड़ा कदम है कि अब जो है केवल और केवल, जो पहले क्या था कि जो बड़े पैसे वाले लोग थे वो अपने बच्चों को जो है कॉन्वेंट स्कूल में डालते थे, और वहाँ पर LKG UKG आदि जो है नर्सरी आदि शिक्षाओं को जो है देते थे। लेकिन हमारे जो सरकारी स्कूल सिस्टम व्यवस्था थी उसमें इस तरह के, वहाँ पर पहली कक्षा से जो है प्रवेश, जो 6 साल में प्रवेश माना जाता है, उसकी व्यवस्था
थी। लेकिन इस नई शिक्षा व्यवस्था ने, इस नई शिक्षा नीति ने अब ये जो एक भेद था समाज में, जो अमीर और गरीब का जो ये भेद है, इसको अब कहीं ना कहीं उसको पाट दिया है। और आज जो प्रारंभिक शिक्षा की बात जो है, पूर्व प्राइमरी एजुकेशन है, वो सबके लिए हो गया और उसको जो है सबके लिए उसको औपचारिक शिक्षा के रूप में उसको महत्व प्रदान किया गया है। तो ये जो प्रारंभिक तीन साल है और पहली और दूसरी, ये जो 5 साल जो बच्चे का है, यानी कि 3 से लेके 8 वर्ष तक ये बच्चे का जो है एक फाउंडेशन का जो समय है, इसको रखा गया है। और इस समय में बच्चे की जो एक टीचिंग मेथडोलॉजी के रूप में बात कही गई है, वो केवल प्लेवे मेथड रहेगा, खेल के माध्यम से। तो ये जो आज के समय में नर्सरी जो हमारे समाज में बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल बनते गए, और कॉन्वेंट स्कूलों ने जो है जिस तरह से बच्चा पैदा हो और उसके साथ ही जो है मतलब उनको जो है पढ़ाने के और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की जो एक पूरी जो एक प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी थी, जो बचपन को ख़त्म करने की पूरी एक सुनियोजित व्यवस्था कर दी थी, उस व्यवस्था पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। और इस व्यवस्था में जो ये बात कही गई है कि ये जो प्रारंभिक शिक्षा है, उस प्रारंभिक शिक्षा में जो हमारी जो मेथोडोलॉजी रहेगी वह खेल आधारित रहेगी। उस व्यवस्था में जो है कोई ऐसा नहीं कि, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये कॉन्वेंट स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल हैं, इन्होंने पहले तो छोटे बच्चों को स्कूल में लाया और वहीं पे शुरुआत के दिनों से ही जो है भारी से भारी किताबों से बच्चों के जो है पूरे बचपन को उन्होंने खोखला करने का पूरा एक षड्यंत्र स्थापित कर दिया था, पूरा एक नेक्सस जो है ये स्थापित कर दिया था कि बच्चों के जो है बचपन को कैसे मारा जाए, उसको कमजोर किया जाए। तो ये इस नेक्सस को जो है तोड़ने का जो है इस शिक्षा नीति में व्यवस्था किया गया है। और अब ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल नर्सरी ही नहीं, कक्षा 2 तक जो बच्चे की जो एक विकास की अवस्था है, उसमें जो एक टीचिंग मेथड्स के रूप में वो केवल और केवल खेल आधारित और एक्टिविटी आधारित जो है हम टीचिंग मेथड्स को फॉलो करेंगे। तो इसीलिए इसको जो है फाउंडेशन जो एक पीरियड के रूप में नामित किया गया है। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के उस नींव को मजबूत करने वाला काल ये साबित होगा। और एक औपचारिकता इसको जिस रूप में दिया गया, इसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज किया गया इस शिक्षा नीति में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है 3 साल जो 3, 4 एंड 5 यानी कि तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा में स्टार्टिंग में जो है बच्चे को लिखना, पढ़ना और अंकों को जो है संख्यात्मक ज्ञान ये रखा गया है। फिर उसके बाद जो है तीसरी से लेके 5वीं तक की कक्षा में वह जो है अन्य विषयों के विषय में जो है उसे बताया जाएगा। तो ये एक जो क्रम बनाया गया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इस शिक्षा व्यवस्था की जो सबसे मुख्य और इंटरेस्टिंग जो एक परिवर्तन जो किया गया है, वह 6वीं कक्षा से वोकेशनल एजुकेशन को लाया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक परिवर्तन है इस शिक्षा नीति के द्वारा। तो आज जो 6वीं कक्षा से विद्यार्थी है, वह एक व्यवसाय परक जो है उसके अंदर एक क्वालिटी को डेवलप करने की इस शिक्षा व्यवस्था, इस शिक्षा नीति में जो विधान किया गया है, इसके साथ जो एक व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो हमारे साथ नहीं हुआ, मैं कहना चाहूँगा कि हम उस शिक्षा व्यवस्था से थे कि 10वीं तक की शिक्षा हासिल करने के बाद भी, 10वीं कहिए न, ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल करने के बाद भी हमारे पास कोई किसी प्रकार का एक ऐसी एक क्वालिटी नहीं थी कि हम अपने लिए कुछ काम कर सकें, कोई हमारे पास हुनर होता, कोई हमारे पास कोई एक ऐसा गुण होता जिसके आधार पर हम कुछ पैसे बना सकते। एक संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते एक संस्कृत की ये भाषा की जो है महत्ता थी कि हम कुछ कर्मकांड संबंधी हमारे अंदर गुण डेवलप हो गए थे, जिससे हम कुछ कर्मकांड के कार्य कर लेते थे, जिससे कुछ
कुछ पैसे की आमदनी होती थी। लेकिन अगर बात करें कि 10वीं तक जो मैंने जनरल की पढ़ाई की थी, उस पढ़ाई से जो मैंने आखिर क्या हासिल किया वो आज तक मेरी समझ में नहीं आता। और यदि आप लोग भी विचार करोगे तो आप में से अगर हो सकता है कि 10वीं तक यहाँ पर जो भी मेरे श्रोता सुन रहे हैं मेरी बातों को, यदि वो मुझे मैसेज के माध्यम से भी बता सकें कि उन्होंने 10वीं तक जो पढ़ाई की उसका उन्हें जो है आज जीवन में ये उपयोग उसका जो है उन्हें प्राप्त हुआ है, इसकी उपयोगिता ये है, तो मैं भी अपना ज्ञानवर्धन करूंगा, मैं भी अपने समझ को थोड़ा दुरुस्त करूंगा। मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई हिचक नहीं है अपने समझ को विकसित करने में। तो ये मैंने कहा कि 10वीं तक की जो शिक्षा हमें दी जाती थी, जिसमें विषयों को बताना और गणित आदि जो विषय थे उसमें जो भी कॉन्सेप्ट का तो खैर वहाँ पे बात ही नहीं थी, बस केवल और केवल पाठ्य पुस्तक में कुछ कंटेंट था और उन कंटेंट को जो है हम लोग केवल और केवल याद करते थे और परीक्षा में जाके लिखते थे, जिसको हम कहते हैं कि केवल और केवल घोंटना और वोमिट करना, उसको उल्टी करना। तो हम किसी तरीके से उसको घोंटते थे। मुझे याद है, इसको मैं 10वीं तक नहीं कहूँगा, हम ग्रेजुएशन तक भी जो है इसी काम को करते थे कि हम केवल और केवल रट लिए और रट के जाके परीक्षा में जो है अपने उस जो आंसर शीट हमें मिला है उस पर पूरी तरह से वोमिट कर दिए, उस पर उल्टी कर दिए। और उसके बाद वो जो हमने पढ़ा उसका हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, उससे हमने क्या हासिल किया, ये कोई मायने नहीं रखता। तो अगर एक बालक यदि एक जो है जागरूक बालक यदि आज के जो है जो हमारे शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को करने वाले लोग हैं, अगर उनसे ये पूछे कि मेरे जो 10 वर्ष जो मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की है, आखिर इससे मुझे हासिल क्या हुआ, इससे मैंने 9वीं की पढ़ाई जो है 10वीं में केवल प्रवेश करने के लिए पढ़ा था, या 10वीं की पढ़ाई केवल 11वीं में प्रवेश करने के लिए पढ़ा था, या 12वीं की पढ़ाई मैंने केवल और केवल ग्रेजुएशन में एडमिशन प्राप्त करने के लिए किया था। तो ये अगर कोई आज के समय में बालक यदि ये प्रश्न पूछे तो किसी के पास जो है इसका एक संतुष्टिप्रद कोई जवाब नहीं है जो ये बता सके कि आखिर आपने जो 10 तक की 10+2 तक की जो पढ़ाई की है, आखिर उसका आपके जीवन में उपयोगिता क्या है। तो अब जो मैं इस शिक्षा नीति में जो मैंने बात कही कि जो 6वीं कक्षा से वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, यानी अब 6वीं से बच्चा अगर चाहे तो वह कंप्यूटर में जो आज के समय की जो एक बहुत ही आवश्यक कहिए कि समाज की और सबके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ हो गए, तो उसमें चाहे वो कोडिंग करना सीखेगा या उसमें जो है विविध प्रकार के लैंग्वेज को सीखेगा। तो यदि बच्चे में अगर इस तरह के कंप्यूटर को लेकर, और ये तो आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि आज के जो 4वीं-5वीं के बच्चे हैं उनके पास जब यदि आप मोबाइल दे दो, अपने स्मार्टफोन को दे दो, तो वो कैसे उसको चलाते हैं, उसको वो कितने जल्दी तरीके से उसको आत्मसात कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं। तो यदि हमारे 3री और 4थी के बच्चे जो है एंड्रॉयड फ़ोन को इतने अच्छे तरीके से चला सकते हैं, तो क्यों नहीं वो 6वीं में जाते जाते उस फ़ोन के एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं उनको बताया जाए, और यदि उसमें उसकी रुचि हो तो उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसकी व्यवस्था की है जो कहीं ना कहीं इस कौशल से हम कहीं ना कहीं वंचित रहे हैं। हम 10 तक पढ़ाई कर लिए, 12वीं तक पढ़ाई किए, हमारे हाथ में कोई ऐसा एक हुनर नहीं आया। तो ये जो हुनर है, अगर आज के समय में यदि हम भी इस जो शिक्षा व्यवस्था जो आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था बनेगी, उसके आधार पर यदि हमारी भी शिक्षा हुई होती, तो इस लॉकडाउन में मैंने देखा टीवी न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे बिहार और यूपी के मजदूरों को मैंने देखा जो 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, फिर भी वो केवल और केवल मजदूरी करने के लिए, देखिए मजदूरी कोई, मैं ऐसा नहीं कि इसकी मैं आलोचना कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है, समाज में श्रम का महत्व होना चाहिए, श्रम को जो है
पर्याप्त उसकी जो है उसको आदर मिलना चाहिए। ये मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ, अपने जो भी मेरे निकटवर्ती लोग होते हैं मैं उनसे हमेशा इसके लिए निवेदन करता हूँ कि समाज में काम के आधार पर जब हम एक उसकी हायरार्की बना लेते हैं तो ये समाज के लिए अत्यंत ही नुकसानदायक एक कॉन्सेप्ट बनकर निकल के आता है, एक अवधारणा बन के आता है। तो मैं किसी कार्य की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि आज के समय में मुंबई से जो लोग हमारे जो चाहे वो बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे उड़ीसा, जहां के भी जो पलायन कर रहे हैं, यदि उन्होंने, क्योंकि प्रायः जो है 5वीं 6वीं तक की शिक्षा हर कोई हासिल किया रहता है प्रायः। मैं अभी हमारे यहाँ संपूर्ण शिक्षा साक्षरता नहीं है फिर भी, लेकिन एक बड़ा जो जनसमूह आज के समय में है, यदि हम 76% जो है साक्षरता को प्राप्त कर लिए हैं, तो मैं मानूं कि 100 में 76 लोग यदि साक्षर हैं, तो यदि उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की, आगे तक यदि बढ़ाया है, तो उनके हाथ में एक हुनर है, उनके हाथ में एक कौशल हो सकता था। लेकिन आज के जो शिक्षा व्यवस्था है उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि वो जो युवक जो आज के समय में जो मुंबई से इस संकट के दौरान जो अपने गांव के अपने प्रदेश में आए हैं, उनके पास कोई कार्य के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, उनके हाथ में कोई ऐसा हुनर नहीं है। हुनर उन्होंने चाहे जिन फैक्ट्रियों में काम किया है, या तो वो फैक्ट्री वहाँ की सरकारें जो है अपने वहाँ पे लगाएं तो उनके हुनर का सही सदुपयोग हो, लेकिन उनके पास अपनी कोई कौशल नहीं है, वो कोई अपना कोई स्किल नहीं है जिसके आधार पर वो अपने लिए रोजगार के अवसर को बना सकें। तो कहीं ना कहीं ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो है एक बहुत बड़ा फेलियर था, एक बहुत बड़ा इसका जो है एक दोष था, जिसको इस शिक्षा नीति ने दूर करने का प्रयास किया। तो मैं ये मानता हूं कि इस शिक्षा नीति का ये जो है सबसे एक क्रांतिकारी एक पहल होगी कि जो इन्होंने, हाँ अब ये है कि 6वीं कक्षा से उस विद्यालय में जहाँ पे हम वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसे ट्रेंड स्किल टीचर जो है उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है। लेकिन खैर इस शिक्षा नीति में उसकी भी चर्चा की गई है। तो ऐसे जो है स्किल टीचर की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से जो हमारे एक समाज में जो एक तबका जो अपनी शिक्षा को चाहे किसी भी कारण से आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि इस पे जो है कई लोग कहते हैं, इस पे स्किल वाले पार्ट पर जो है कई सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया कि मोदी जी ऐसे लोगों को केवल और केवल जो कौशल शिक्षा के नाम पर लोगों को जो है उच्च शिक्षा से वंचित रखने का एक षड्यंत्र है। एक्चुअली में देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर चीज में जो है षड्यंत्र की बू आती है, वो हर चीज में जो है उन्हें संदेह होता है। तो वैसे लोगों ने कुछ आरोप लगाना शुरू किया कि ये जो 6वीं कक्षा से स्किल डेवलप करने की जो बात हुई, ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, जो उनके बच्चे बहुत ही शिक्षा में उच्च शोध को कर सकते थे, वो केवल और केवल कौशल डेवलप करके वो कहीं ना कहीं रोजगार में लग जाएंगे, और ये उनके बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र है। इस तरह के जो है विमर्श भी हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। खैर मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो विमर्श हैं, ये विमर्श कहीं ना कहीं इस पे जो है इसको जो है इस पे काउंटर करने के लिए भी मुझे नहीं लगता कि इसको काउंटर करना भी आवश्यक है। मुख्य है कि ये जो 6वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को 4 साल को जो ये किया गया है, उसको समझ आधारित शिक्षा के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। यानी इस लेवल पे जो है, जो पहले क्या था कि 9वीं 10वीं जो शिक्षा थी कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रट ले और उनको जाके परीक्षा दे ले, उस चीज़ को कहीं ना कहीं काउंटर किया गया है इस शिक्षा नीति में। और आज जो ये शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारे सामने है, इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो 9वीं में बच्चा जाए, वह अपने एक समझ को
वो अपने जो एक एनालिटिकल जो उसका एक दृष्टिकोण है उसको कैसे विकसित कर सके। तो अब जो है कि हम जो बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में किन किन लोगों ने, उनके क्या योगदान है, ये विषय जो है अब इससे महत्वपूर्ण है कि आखिर उस आंदोलन में जो लोग हिस्सा लिए तो वो क्यों लिए और इस पे क्या समझ हो सकती है, या उस आंदोलन को आज 2020 में बैठा हुआ व्यक्ति उस राष्ट्रीय आंदोलन को, ऐसा नहीं कि इतिहास की किताबों में जो हमें पढ़ा दिया गया हम उसी तक अपनी समझ को रोके रखे रहें। तो 9वीं का या 10वीं का बच्चा जो है जब इस पर एक अपनी समझ विकसित करने की बात करेगा, या एक ऐसी हमारे सामने जो है एक शिक्षा नीति के रूप में हमारे सामने एक ऐसा प्रावधान आएगा कि जब विद्यार्थी इस राष्ट्रीय आंदोलन के समय, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अपनी समझ को विकसित कर सके। ऐसा नहीं कि लोगों ने बता दिया कि इन्हीं लोगों का, इन कुछ लोगों का योगदान था या राष्ट्रीय हमें, हमारी भारतीय स्वतंत्रता हमें इस तरीके से हासिल हुई, तो हम जो है भारत के जो अभी तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी, विद्यार्थी उसको पढ़ते थे और बस अपनी जो है उसको जो है दिमाग में धारण कर लेते थे। लेकिन अब विद्यार्थियों को ये सोचने का अवसर होगा कि क्या वाकई में ये सच है, क्या वाकई में ऐसा ही हुआ, और यदि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। तो इस तरह की जो दृष्टि विकसित होगी हमारे 9वीं 10वीं कक्षा में, ये जो एक एनालिटिकल दृष्टि है, ये जो विकसित, एक जो ओरिजिनल थिंकिंग, जो एक अपना जो एक मौलिक चिंतन की जो हम बात करते हैं, मौलिक दृष्टिकोण विकसित होने की बात करते हैं, इस चीज को जो है इस शिक्षा नीति ने 9वीं कक्षा से उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस चीज को हमें समझना चाहिए कि इस शिक्षा नीति ने हमारे सामने दिया। अब रही बात, ये तो दो बातें हो गई, ये बातें हो गई स्कूल शिक्षा की बात। देखिए, जैसा कि अगर इस पूरे शिक्षा नीति के हम बात करें तो हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। तो जिसमें पहला अभी एक स्टेज हुआ कि स्कूल शिक्षा, इसके बाद जो है उच्च शिक्षा की बातें, तीसरा जो है अनुसंधान, और चौथा है नियमन और नियामक की संस्थाएं। तो ये मोटा मोटी अगर हम देखें तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, इस एजुकेशन पॉलिसी को हम 4 भागों में बांट करके देख सकते हैं। तो उसमें जो है प्रारंभिक जो अभी तक मैंने चर्चा किया वो स्कूल शिक्षा के संदर्भ में किया। इसके बाद जो पॉलिसी में जो चर्चाएं की गई हैं वह की गई हैं हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन में भी यहाँ पर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी जो परिवर्तन किया गया है इस शिक्षा नीति में, वह है मल्टीपल एग्जिट एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि पूरे विश्व में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को जो है अपने यहाँ पूरा विश्व स्वीकार कर रहा था, लेकिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था अभी तक वही अपने पुराने ढर्रे पे चल रही थी, जिसमें यदि बच्चा ग्रेजुएशन के यदि 3 साल उसने पूरे नहीं किए तो उसको किसी प्रकार का कोई कागज का टुकड़ा नहीं दिया जाता, उसके पिछले 2 साल को जो है कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, और इसके कारण जो है उसने 2 साल में जो अर्जित किए हैं वो 2 साल जो है वो कहीं ना कहीं उसके व्यर्थ जाते थे। यहाँ पर एक बात और, स्कूल शिक्षा जो 11वीं 12वीं में एक और बात जो मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो पहले एक स्ट्रीम की बात होती थी कि साइंस स्ट्रीम है, 10वीं के बाद जो 3 महत्वपूर्ण स्ट्रीम हम देखते थे कि 3 स्ट्रीम में बच्चे जाते थे, एक कॉमर्स है, एक आर्ट्स है, एक साइंस है। तो इस शिक्षा नीति ने इसको भी खत्म कर दिया है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि अब जो एक लगता था कि जो कुछ प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, जो उससे कम प्रतिभावान बच्चे हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाएंगे, और जो सबसे निम्न प्रतिभा के बच्चे हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम में। जो एक प्रकार की जो शिक्षा व्यवस्था में एक हमें हायरार्की देखने को मिल रही थी, या शिक्षा व्यवस्था में जो एक तरह से हमें जो है एक बांटने वाली व्यवस्था देखने को मिल रही थी, वह अब इसमें जो है खत्म करने की बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और इस एजुकेशन पॉलिसी की ये जो है ये एक महत्वपूर्ण देन कही जाएगी कि अब जो है कॉमर्स का बच्चा भी साइंस के किसी विषय को लेकर अगर वो चाहे तो मैथमेटिक्स को जो है साइंस के जो टर्म में जो मैथमेटिक्स के जो विषय हैं उनको भी ले सकता है, या वो चाहे तो लिटरेचर के भी विषयों को पढ़ सकता है। तो आज के
के समय में जब हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी की, हम जब बात करते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साकार होते हुए दिख रहा है कि अब विद्यार्थी कोई चाहे संस्कृत का विद्यार्थी है, अगर वो चाहे कि वह अंग्रेजी साहित्य को भी जो है पढ़ना चाहे तो वह अंग्रेजी साहित्य को भी पढ़ सकता है। साथ ही साथ यदि संस्कृत के साथ साथ वह विज्ञान को भी पढ़ना चाहे, क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, हम कहते थे कि वेदों में विज्ञान है। ये दो तरह की जो है धड़े हमें निकल कर देखने को मिलते थे। एक जो विज्ञान को पढ़े हुए हैं लेकिन संस्कृत को नहीं पढ़े, तो वो संस्कृत को जो कुछ थोड़े बहुत उनको अर्थ मिलता था और उसके आधार पर वो कहते थे कि वेदों में जो है या हमारे जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक परंपरा थी। लेकिन जो उन विषयों को पढ़ने वाला था वह तो इस विज्ञान की जो आज की समझ है या विज्ञान की जो परिभाषा है या जो विज्ञान किसको कहते हैं, ये समझ उसके पास नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं एक हॉलिस्टिक कहिए इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसकी हम बात करते हैं, वह इंटीग्रेशन का भी काम हुआ है। और आज जो संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी है वह कहीं ना कहीं विज्ञान के उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझेगा और उसके आधार पर अपने संस्कृत में, चूंकि अभी तक हमारे यहाँ क्या होता था कि हमारे जो संस्कृत के लोग हैं वो कहते तो जरूर थे कि हमारे संस्कृत में सब कुछ है, लेकिन चूंकि उन कॉन्सेप्ट्स के विषय में वो नहीं जानते थे, इसलिए वो पूरी प्रामाणिकता से अपनी बातों को नहीं कह पाते थे। या मैं ये भी कह सकता हूं, मैं अगर कहूं कि प्रामाणिकता तो ये नहीं कहा जा सकता, एक्चुअली में जो विज्ञान की जिस प्रकार की एक डिमांड है, उस डिमांड के आधार पर या उनके जो अपने सेट पैटर्न है या उनके जो टूल हैं, उन टूल को जो है फॉलो नहीं कर पाते थे। तो निश्चित रूप से जब मैं विज्ञान पढ़ता हूं तो मेरी सोचने और समझने की जो एक का तरीका होता है वो एक अलग तरीके से होता है। जब मैं मानविकी के विषयों को पढ़ता हूं तो मेरे सोचने और समझने की जो शैली है उसमें उसका असर पड़ता है। तो ये जो एक भेद कर दिया गया था कि विज्ञान वाला केवल विज्ञान पढ़ेगा और साहित्य वाला साहित्य पढ़ेगा और कॉमर्स वाला कॉमर्स, तो ये इसको खत्म करना कहीं ना कहीं ये एक इस शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण देन है। और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, जब हम जो अभी तक बात करते थे कि हमारे प्राचीन भारतीय चिंतन में विज्ञान है, ज्ञान है, या जो साहित्य में को जो पढ़ने वाले लोग थे, अगर वो अन्य भाषाओं के साहित्य को पढ़ना चाहें तो वो आपस में जो है विषयों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और इसी का जो है प्रारूप हम जो है उच्च शिक्षा में भी देखने को मिलता है, और वहाँ पर भी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, और साथ ही साथ वहाँ पर भी जो है विषय को जो है अन्य अन्य विषयों के साथ, जहाँ पर क्रेडिट सारे विषयों के दिए जो है चयन की स्वतंत्रता होगी विद्यार्थी। तो ये पूरी शिक्षा नीति, देखिए इस पूरी शिक्षा नीति में कमाल की बात यह है कि इसमें जो सैद्धांतिक रूप से शिक्षा व्यवस्था को अध्यापक केंद्रित किया गया है, लेकिन यदि इसके जो है फॉर्मेट को यदि आप पढ़ेंगे तो फॉर्मेट को पढ़ने के बाद ये लगता है कि इसमें जो है पूरे के पूरे जो है विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखा गया है। तो ये अपने आप में बड़ा ही एक महत्वपूर्ण इस शिक्षा नीति के साथ है कि इसमें जो है देखिए पिछले कुछ समय से जिस तरह के मनोविज्ञान का विकास हुआ और शिक्षा में उनका एक कहीं ना कहीं हस्तक्षेप बढ़ा, तो उसके बाद जो है चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को बढ़ावा मिला और छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को सबने अंगीकार करने के लिए खूब हल्ला किया। लेकिन उसके जो है क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि आज के समय में अध्यापक जो है विद्यार्थियों को ऊन नहीं कर रहा है, तो उसके दुष्प्रभाव हमें देखने। तो इस शिक्षा नीति में ये डॉक्यूमेंट जो है कह रहा है कि अध्यापक को केंद्र में रखा जाएगा, लेकिन यदि इस पूरे सिस्टम को, यदि इस पूरे व्यवस्था को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये स्पष्ट होगा कि ये कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के सहूलियत को, विद्यार्थियों को का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो,
उस चीज को इसमें ध्यान में रखा गया। मैंने पहले ही कहा कि पहले जो है यदि ग्रेजुएशन 3 साल का है और 3 साल में जो है अगर बच्चा 3 साल का पूरा अगर उसने पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया तो उसके पूरे के पूरे, मान लीजिए 2 साल में अगर उसने 2.5 साल में अगर उसे किसी कारण से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया तो उसके 2 साल का कोई महत्व तो नहीं रह जाता था। जो इस शिक्षा नीति ने एक बहुत बड़ा एक काम किया है कि अब जो है, अब शिक्षा में ऐसा नहीं कि अगर जो 1 साल में अगर कोई निकल जाता है तो उसे सर्टिफिकेट के रूप में मान्यता दी जाएगी, 2 साल में निकलता है तो उसे डिप्लोमा के रूप में, यानी वही ग्रेजुएशन है, वही स्नातक है, लेकिन अब स्नातक अगर कोई 1 साल में निकल जाता है तो वह एक उसके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा। सर्टिफिकेट कोर्स के मतलब उसके इक्विवेलेंट जो है उसके पास एक प्रमाण पत्र होगा। उसके बाद यदि उसने 2 साल कर लिया ग्रेजुएशन का तो उसके पास डिप्लोमा होगा, और 3 साल कर लिया तो उसके पास डिग्री। अब यहां पर भी 3 साल और 4 साल का जो है ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया है। देखिए, अब आप लोगों को पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ग्रेजुएशन केवल और केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें ग्रेजुएशन के आधार पर कुछ क्षेत्र विशेष के जो है प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है 4 साल के ग्रेजुएशन को कराने का कोई या ग्रेजुएशन में स्नातक कराना, उसमें जो है ऑनर्स कराने का कोई औचित्य नहीं था। तो अब जो इस तरह का प्रावधान कर दिया गया है कि 3 साल में जो है आप एक डिग्री हासिल कर लोगे, और 3 साल की डिग्री लेकर यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना चाहते हो तो आप 3 साल में जो है ग्रेजुएशन की डिग्री लो और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाओ। लेकिन यदि आपका हायर एजुकेशन में अगर आपकी जो है रुचि है, आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हो, तो आप जो है 4 साल का ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम को पूरा करो, और इस तरह के इंटीग्रेटेड 4 साल के बाद जो है आप उच्च शिक्षा में या रिसर्च में जो है 4 साल के बाद 1 साल का जो है एक पीजी कोर्स करके आप सीधे सीधे रिसर्च में इनरोल्ड हो सकते हैं। तो रिसर्च में जाने के लिए जो एक समय का जो एक दुरुपयोग होता था, एक अत्यधिक समय, और मैं इसमें जो है कह सकता हूं कि मास्टर लेवल तक, अभी तक क्या था कि मास्टर लेवल तक जो है हमारे विद्यार्थी पढ़ लेते थे, लेकिन उनमें शोध की जो है न कोई क्षमता विकसित होती थी, न शोध का दृष्टिकोण विकसित होता था। तो यदि ग्रेजुएशन में, यदि 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद यदि कोई विद्यार्थी शिक्षा के को आगे बढ़ाना चाहता है तो वहीं से ये निश्चित हो जाएगा कि वह जो है हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहता है, वह शोध की तरफ जाना चाहता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को एक शोधपरक दृष्टि और एक जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, इन 2 विषयों को रख करके आगे बढ़ाया जाए, जिससे उनकी जो है शोध अभिक्षमता को, रिसर्च एप्टीट्यूड को बढ़ाया जाए और देश में जो है शोध को बढ़ावा मिल सके। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में जो है शोध की हमारी जो स्थिति है वह बहुत ही विचारणीय है और बहुत ही नीचे है। अगर हम पेटेंट के अगर दृष्टि से देखें तो अभी हमारे जो है करीब सालाना 60-65 एक रिसर्च में ये बात कही गई कि 60-65 हज़ार हम सालाना जो है पेटेंट कराते हैं, जो चीन जो सालाना 13 लाख के करीब पेटेंट कराता है, तो उससे हम काफ़ी पीछे हैं। और ग्लोबल जो एक इंडेक्स है जो रिसर्च पेटेंट की, उसमें हम काफ़ी नीचे आते हैं। तो जितने हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन में लोग लगे हुए हैं, चूंकि हमारा अभी जो हायर एजुकेशन में सकल जो एडमिशन है वो 26% है, यानी कि जो लोग 12th करते हैं उसके बाद जो ये नंबर जो चेंज होता है ग्रेजुएशन में या उच्च शिक्षा में, वह 26% है। तो ये एक इतनी बड़ी संख्या होने के बाद हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में जाने के बाद भी लोग अभी भी हमारे देश में शोध से संबंधित जो हमारा एक कहीं कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही निम्न है। तो उस शोध संबंधी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए इस शिक्षा नीति ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की एक जो संकल्पना की है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है, ये इस शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण विषय है। तो ये भी एक इस शिक्षा नीति का कहा जाएगा कि एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में इसका एक कहीं ना कहीं दिखेगा, इसका प्रभाव दिखेगा, जब
ग्रेजुएशन में 3 साल के बाद डिग्री करने के बाद जो है विद्यार्थी स्पष्ट कर लेगा कि उसे केवल कहीं उसे जो है किसी जनरल जॉब के लिए जो है प्रयास करना है, उसे डिग्री लेके जो है किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, या फिर उसे हायर एजुकेशन की तरफ जाना है, रिसर्च की तरफ जाना है। तो ये रिसर्च जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की संकल्पना है, ये भी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी विशिष्टता है। इसमें जो और भी अवधारणाएं हैं वो कि 2030 तक उच्च शिक्षा में जो सकल नामांकन दर है उसको 50%, जो अभी 26% है, उसको जाके 50% तक ले जाना है। तो ये एक बड़ी एक कहीं ना कहीं एक चुनौती है और एक कहीं ना कहीं एक बड़ा संकल्प है कि हम जो है 2030 तक अपने उच्च शिक्षा में नामांकन दर को 50% तक ले जाएं। तो मेरा विश्वास है कि जिस तरह की ये वर्तमान की सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये उस संकल्प को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगी। एक और बात जो ये तो खैर पुराने शिक्षा नीतियों में भी जो है इस चीज़ को दोहराया जाता रहा है कि हम जो है अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन में खर्च करेंगे, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी वह 3, 3.5, 4%, अभी भी 3.5 के आसपास ही हम अपने जीडीपी का जो है शिक्षा पे खर्च करते हैं। तो उसे इस शिक्षा नीति में भी जो है 6% पे लाने की बात कही गई है। तो मैं मानता हूं कि जिस तरह की इसमें संकल्पनाओं को, जिस तरह के संकल्प को दोहराया गया है, जिस तरह की बात कही गई है, वो कहीं ना कहीं 6% जो जीडीपी का एक कंट्रीब्यूशन है उसको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और अंत में जो इस पूरे शिक्षा नीति को माननीय मोदी जी के शब्दों में जो कहते हैं कि इसके 5 जो स्तंभ हैं, उन 5 स्तंभों को मैं एक बार आपके सामने पुनः रखते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि ये जो शिक्षा नीति है इसके 5 स्तंभ है। एक्सेस यानी कि सब तक पहुंच, यानी ये शिक्षा नीति के जो का उद्देश्य है कि इसे जो है सब तक, सभी लोगों तक इस कैसे जो है शिक्षा को हम पहुंचा सकें। उसके बाद जो इक्विटी की बात की गई है, सेकंड जो इसका स्तंभ है वो इक्विटी, यानी कि इसमें भागीदारी की बात की गई है, इसमें लोगों की भागीदारी हो, अत्यधिक लोगों का इसमें सहयोग हो, इसमें जो है कहीं ना कहीं जो समावेशन की बात हम बार बार करते हैं वह समावेशन जो इस शिक्षा नीति में देखने की बात, तो इक्विटी जो है एक स्तंभ के रूप में इस शिक्षा नीति में कही गई है। तीसरी जो बात है, तीसरा जो स्तंभ है इस एजुकेशन पॉलिसी का, वह है क्वालिटी की बात। देखिए इस चीज़ को यहाँ पे जरूर समझ लेना चाहिए कि अब पहले जो है हमारे सामने जो शिक्षा नीतियाँ थीं वह केवल और केवल अधिक से अधिक लोगों को साक्षर करने में उसमें सारा फोकस होता था, लेकिन अब ये जो शिक्षा नीति आई है इसमें क्वालिटी की बात की जा रही है, इसमें जो है गुणवत्ता की बात की जा रही है और सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की जो है इस पॉलिसी में इस बात को, इस संकल्प को कहा गया है। उसके बाद जो है अफोर्डेबिलिटी की जो है बात है, यानी कि अफोर्डेबल हो, यानी कि किफ़ायती हो वो सबके लिए। ऐसा न कि शिक्षा जो है कुछ लोग जो समाज में जिनके पास पैसे हैं वही केवल और केवल शिक्षा का उन पे ही अधिकार हो। तो ये जो शिक्षा नीति है ये अफोर्डेबल शिक्षा को कैसे समाज में लाया जाए इस पे भी चर्चा करती है। इसको भी जो है ये इसका एक स्तंभ के रूप में रखा गया है। और अकाउंटेबिलिटी की बात जो है वो एक 5वें स्तंभ के रूप में रखा गया है कि जवाबदेही, यानी अब केवल और केवल शिक्षा जो है, ऐसा नहीं कि हम बच्चा जो है स्कूल में आया और एक कागज का टुकड़ा लेकर जो है एक डिग्री लेकर निकल गया और हमारी स्कूल की यहाँ अध्यापकों की कोई जवाबदारी नहीं है कि वो बच्चा कैसा हो रहा है। तो मैंने पहले ही कहा कि मूल्य और जो है एक मानवीय मूल्य और उपयोगिता मूल्य, इन दोनों मूल्यों को कैसे हम विद्यार्थियों में उसके संयोजित कर सकें, उसका जो है समग्र विकास इन मूल्यों के साथ कर सकें। यानी कि जो भारतीय मूल्य है उन भारतीय मूल्यों के साथ जो वैश्विक आवश्यकता है उनके साथ बच्चा कैसे जो है कदम ताल मिला सके। यानी
भारतीय बनकर जो है वैश्विक आवश्यकता, वैश्विक अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके, इस शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है। और ये इन सभी तथ्यों के आधार पर, सभी इन मानकों के आधार पर यदि हम ये कहें कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो अपने आप में कहा जाए कि एक अत्यंत क्रांतिकारी एक परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आई है। और निश्चित रूप से ये जो शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी, कहा जा रहा है सत्र 2021-22 से इसे लागू करने की भी, तो मेरा तो निवेदन होगा कि समाज के, सरकार से और समाज की जो संस्थाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वो इसको शीघ्रातिशीघ्र लागू करें, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण इसमें जो परिवर्तन किया गया है उससे हमारे जो विद्यार्थी हैं, उससे जो हमारे बच्चे हैं वो कहीं वंचित न रहें, उस परिवर्तन से वो उसके लाभों से लाभान्वित हों। और एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना माननीय मोदी जी अपनी बातों में कहते हैं, उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो है संपूर्ण संकल्पना को जो है इसमें कहीं ना कहीं इस शिक्षा नीति में निहित किया गया है, इसमें जोड़ा गया है। और जो लोग इस लिए जो है अपना सिर पीट रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस शिक्षा नीति के माध्यम से सेंट्रलाइज करने की जो है व्यवस्था की जा रही है, केंद्रीकृत व्यवस्था करने की जो एक व्यवस्था की जा रही है, ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो इतने सारे जो है नियम और इतने सारे जो है विधान को खड़ा करके चीज़ों में केवल और केवल हौच पौच लाना चाहते हैं, जिससे केवल और केवल समाज में अव्यवस्था फैले और समाज में लोगों में असंतोष फैले, लोग जो है केवल और केवल विद्रोह करे। तो वो लोग जो कि चाहते थे कि समाज में केवल और केवल विद्रोह फैले और समाज में जो है असंतोष फैले, वो लोग कहीं ना कहीं इसकी आलोचना अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि इस शिक्षा नीति में जो केंद्रीकृत करने की, यानी जो हम कहते हैं भारत की सुंदरता की विविधता तो रहे, लेकिन उसमें एकता जो है, विविधता में एकता जो हमारा मूल मंत्र है, वो एकता रूपी जो वो सूत्र है, जो कुछ समय में, पिछले कुछ समयों में जो एक तरह से विभेदनकारी जो नीतियां रही हैं, जो उसको जो है कमजोर कर दिया है, जो विविधता को जो है उन्होंने खंड खंड करने का प्रयास किया है, वो इस शिक्षा नीति ने उसमें जो इसका जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो एक सूत्र के रूप में कार्य करेगा कि कैसे उस विविधता को भी अक्षुण्ण रखते हुए उसको मजबूती से एक रूप में, एक सूत्र में पिरोए रखा जाए। नहीं तो विविधता जो है कहीं ना कहीं एक भेद को जन्म देता है, और वो समाज में हमने देखा कि कैसे हमारे हायर एजुकेशन जो है राष्ट्र विरोध के एक संस्था के रूप में, या एक विखंडनकारी जो है एजेंडा को जो है चलाने वाली एक संस्था के रूप में निकल कर आई थी। तो वो कहीं ना कहीं इस शिक्षा व्यवस्था का ही एक कहीं ना कहीं योगदान था। एक ऑटोनॉमी के नाम पर क्या किया गया है, किस तरीके से जो है शिक्षण संस्थाओं को किस तरीके से विकसित किया गया है, वो कहीं ना कहीं उस ऑटोनॉमी को आज के समय में उस पर विमर्श करने की आवश्यकता है कि ऑटोनॉमी की जो है कितनी आवश्यकता है। और उसके साथ जो है जो बात ये की जाती है कि अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही, अभी तक हम केवल और केवल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो हम जो है भाग निकलते हैं। तो ये शिक्षा नीति केवल और केवल ऑटोनॉमी, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। तो ये जो लेफ्ट जो एक प्रोपेगेंडा है, और उसके उन्होंने जो अपनी शिक्षा, इससे पहले जो उन्होंने जिस तरह के शिक्षा को जिस तरह से डेवलप किया है, तो वो उस प्रकार के नीति को, उस प्रकार के जो चरित्र को जो है कहीं ना कहीं ये शिक्षा नीति उसको काउंटर कर रही है। ये शिक्षा नीति उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मजम्मत कर रही है, उसको पूरी तरीके से खंडित कर रही है। तो अंत में मैं एक बात के साथ कि कोई भी नीति, कोई भी नियम चाहे कितना भी अच्छा बन जाए, देखिए उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि निरंतर एक
उसके साथ जो है कुछ कमियां निकल कर आती हैं जो कि दुरुस्त करने लायक होती हैं। लेकिन ओवरऑल की हम बात करें तो इस शिक्षा नीति में जो है, अगर हम उस दोनों के आधार पर, गुण दोष के आधार पर विश्लेषण करें, एक समीक्षात्मक अगर विश्लेषण करें, तो इस शिक्षा नीति को हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत ही पूर्ण एक नीति है। और रही बात की जो है नीति चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसको क्रियान्वयन करने वाले जो संस्थाएं हैं या जो लोग हैं, तो यानी व्यक्ति के पर जो है सारी बातें जो है व्यक्ति पर आकर जो है खत्म हो जाती हैं। तो व्यक्ति अगर ठीक ना हो तो आप कितना भी अच्छा जो एक नियम बना लो, कितने भी अच्छी नीति बना लो, वो सफल नहीं हो सकता, वो अपना जो है पूरी तरीके से प्रभाव नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति निर्माण को, जो हमारे भारतीय जो हमारी संस्कृति है जिसमें व्यक्ति निर्माण पर ज़्यादा फोकस है, तो वो व्यक्ति निर्माण को जो है इस शिक्षा नीति ने महत्व दिया है, उसको समझा है कि केवल और केवल अच्छे नियम बनाने से, केवल और केवल अच्छे विधान बनाने से जो है समाज में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता, उसके लिए व्यक्ति निर्माण आवश्यक है। और कहीं ना कहीं ये शिक्षा नीति व्यक्ति के जो है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट को जो है एक सही स्वरूप देने पे कार्य करने के लिए संकल्पित है। और इस तरीके से यह अपने आप में एक पूर्ण शिक्षा नीति है। और इसी के साथ जो है मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी ने जो है धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आयोजकों के प्रति हृदय से आभार।